जैसा कि आप सभी को पता होगा, किसान आंदोलन लगातार जो है कि तेजी से बढ़ रहा है। और इस किसान आंदोलन पर आज दो चार बिंदु मैं कहना चाहूंगा कि क्या यह किसान आंदोलन वास्तव में सही है या सिर्फ और सिर्फ किसानों के पीछे कुछ खालिस्तानियों का हाथ है। इस पर भी हम बात करेंगे। यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं मैं करूंगा, और इस वीडियो की शुरुआत से पहले मैं उन लोगों को सबसे पहले संदेश देना चाहता हूं जो हमारे इस वीडियो को कुछ खालिस्तानियों का नाम लेने की वजह से जज करेंगे। ध्यान रखते चलिएगा, मैंने खालिस्तानी शब्द इसलिए यूज किया क्योंकि भारत देश में जब भी कोई छोटी से छोटी बात होती है तो इसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। उसमें पूरी तरीके से हमारा मीडिया भी जुड़ा होता है और हमारे कुछ सोशल इन्फ्लुएंसर भी जुड़े होते हैं। हाल फिलहाल में यूरोपियन देशों में भी किसान आंदोलन हुआ, परंतु शायद इसकी कानो कान खबर किसी को नहीं पड़ी। मीडिया ने इसको कवरेज भी बहुत ज्यादा कम दिया। आखिर क्या वजह है कि इस किसान आंदोलन को इतना समर्थन मिल रहा है? क्या एमएसपी वास्तव में कोई मुद्दा है या नहीं? इस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, 2020 में 3 बिल लाए गए थे और इन 3 बिलों को सरकार को वापस लेना पड़ा किसानों के भारी विद्रोह की वजह से। अब बात आती है कि क्या वे बिल सही थे या किसान सही थे, तो उस पर हम बहुत कम बातचीत करेंगे। देखिए, यदि उस बिल की बात करें तो सरकार के जो भी दूरगामी लक्ष्य थे, सरकार अपने लक्ष्यों को किसानों के समक्ष नहीं रख पाई थी, जिसकी वजह से किसान इसका विरोध कर रहे थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, या जो आपका पहला बिल था जो कि व्यापार विपणन से संबंधित था, या जो आपका लास्ट जो आपका बिल था जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित था, अगर इन सब की हम बात करें ओवरऑल तो कहीं ना कहीं कुछ एक कमियां रह गई थी, जिसकी वजह से किसान उसका विरोध कर रहे थे। परंतु क्या जो एमएसपी की मांग है वह जायज है? इस पर हम बात करेंगे। ध्यान रखते चलिएगा, एमएसपी एक ऐसा मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो किसानों को दिया जाता है। किसानों की लगातार ये मांग है कि स्वामीनाथन समिति के द्वारा जो भी रिपोर्ट दी गई, आपने उसका पालन नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, हमको एमएसपी चाहिए। तो भाई साहब, एक छोटी सी बात मैं इस पर यह कहना चाहूंगा कि भारत में खाने के लिए अनाज नहीं था। उस समय हरित क्रांति हुई, उस समय भारत के पास खाने के लिए अनाज की कमी थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि सोमवार का व्रत रखिए, और भारत के खाद्यान्न उत्पादन को उन्होंने बढ़ावा देने के लिए जो है कि आप देखेंगे कि लोगों से अपील की। खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, यहाँ के किसानों ने बड़ी मात्रा में चावल और गेहूं की खेती करना प्रारंभ किया। चावल और गेहूं की इतनी खेती हुई कि भारत, जो कि कभी खाद्यान्न का निर्यातक हुआ करता था, वह आयातक बन गया, अर्थात हम खाद्यान्न एक्सपोर्ट करने लगे। मामला तब जाकर के फंसता है जब हमारे किसान भाई ये कहते हैं कि भैया हमको एमएसपी चाहिए, और हमारे किसान भाई ये भी कहते हैं कि चचा हमें आपसे जो है कि मुफ्त में अनाज भी चाहिए, 4 रुपए 5 रुपए किलो। अब बात आती है कि यह बात बिल्कुल वैसी हो जाती है कि मुंह भी फुलाएंगे और फूंक भी मारेंगे, जो कि असंभव है। समस्या इस बात पे आ जाती है कि जो किसान भाई एमएसपी की मांग कर रहे हैं, यदि उन किसान भाइयों ने एमएसपी की मांग की जगह यह सरकार से मांग की होती कि हे सरकार महोदय, आप हमें जैविक कृषि के तरफ आगे बढ़ाएं, आप हमें उस तकनीकी को ला करके दें जिस तकनीकी से हम फसल विविधता को अपना सकें और हम एफर्ट करें, तो शायद सरकार उस बात पर विचार करती, या सरकार की जो भी आपका कृषि संबंधित मंत्रालय है वह उस पर विचार करते और इसको आगे बढ़ाया जाता। परंतु हमारी सिर्फ यह मांग है कि हमें चाहिए भैया एमएसपी। अब एमएसपी अगर सरकार देने का वादा कर भी देती है, सरकार आपसे 40 रुपए 50 रुपए केजी गेहूं खरीद करके, अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो इसकी कीमतें कम हैं, यदि इसको बेचती है 10 रुपए 15 रुपए किलो, और फिर जब सरकार को घाटा लगता है
तो इस घाटे को पाटने के लिए महंगाई को बढ़ाती है और फिर आपसे पैसा वसूलती है, तो ये कहां तक जायज है? तो शायद यह न्याय संगत नहीं है। यदि इस पर पूरी बातचीत मैं कहना चाहूं तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे किसान भाई यह देख सकते हैं कि किस चीज की मांग कितनी है। अर्थशास्त्र में एक मांग और आपूर्ति का सिद्धांत कार्य करता है। यदि आपूर्ति ज्यादा बढ़ जाएगी और मांग कम हो जाएगी तो चीजों के दाम अपने आप कम हो जाएंगे। ठीक यही हुआ गेहूं और चावल के साथ और बाकी तमाम फसलें। 2023 के वर्ष को मिलेट्स ईयर यानी कि मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। यदि हमारे किसान भाई मोटे अनाज का उत्पादन करें तो कहीं ना कहीं हम अपने भूमिगत जल का जो दोहन कर रहे हैं वो भी कम कर पाएंगे और हम सरकार को समर्थन भी दे पाएंगे। यानी कि जो सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है, हम उसमें यदि प्रतिस्पर्धा करते हैं तो हम आगे जा सकते हैं। क्या कभी आपने सुना है कि केला का उत्पादन करने वाला किसान, ट्यूलिप फूल का उत्पादन करने वाला किसान, काजू और अखरोट का उत्पादन करने वाला किसान कभी आया हो यह कहने कि हमको एमएसपी चाहिए? उसे नहीं चाहिए एमएसपी, क्योंकि उसके जो प्रोडक्ट हैं, जो उसका खाद्यान्न है, उसकी आपूर्ति कम है और मांग ज्यादा है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि आपूर्ति जिनकी कम है उसका उत्पादन करें। भारत भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से समृद्ध देश है और भारत देश में यदि कहीं पर पहाड़ है तो कहीं पठार है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर रेगिस्तान है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कीविथु से लेकर के गुरुमाथा तक भारत का यह विस्तार, चाहे वह अक्षांशीय विस्तार हो या देशांतरी विस्तार, यह बताता है कि भारत के पास वे सभी प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं जो फूलों की खेती भी कर सकते हैं, अंजीर की खेती भी कर सकते हैं, गेहूं की खेती भी कर सकते हैं, चावल की खेती भी कर सकते हैं, ट्यूलिप की भी खेती कर सकते हैं, सेब की भी खेती भी कर सकते हैं और फ्रांस के जैसे अंगूर की खेती भी कर सकते हैं। तो मेरे साथियों और किसान भाइयों, आपकी आड़ में यदि कुछ खालिस्तानी भाई अपनी रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं और यदि आप उन्हें अपना गुरु मान करके उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं तो यह गलत है, क्योंकि आज के समय में किसी किसान के पास इतने पैसे नहीं हैं और यह वास्तविकता है, क्योंकि खेती किसानी में कितना पैसा है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि वह इतने दिनों तक आंदोलन करें। यानी कि कहीं ना कहीं इन लोगों को फंडिंग कहीं से मिल रही है जिसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यह राष्ट्र के हित में नहीं है। आपके जो भी आपका सिंधु बॉर्डर और जो भी रीजन है जहां पर नेट की बंदी की गई, उसकी वजह से आपके देशवासियों को परेशानी हुई, आपके बहू बेटियों को, आपके बच्चों को परेशानियां हो रही हैं, आपके बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं और तमाम चीजें। सरकार के साथ आप खुले स्तर पर बातचीत करें, जो एक जेन्युइन मांग हो सकती है उस मांग को रखें। ऐसी निरर्थक मांगों को मानना, जिन मांगों को पूरा करने में हमारी सरकार घाटे में जाएगी, वैसा करना बेहद ही अनुचित व गलत है। हमारे बहुत सारे भाई बंधु हैं जो आरक्षण की लगातार मांग करते रहते हैं। एक वक्त आएगा जब आरक्षण आपके देश से जा चुका होगा और शायद इसकी आपको कानो कान खबर नहीं होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा भारत वही देश है जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो झुकाव था रसिया और अमेरिका दोनों के तरफ थोड़ा थोड़ा था। भारत ने समाजवाद को अपनाया क्योंकि परिस्थितियां वैसी थी, न तो नेहरू जी की गलती थी और न ही किसी और की गलती थी, क्योंकि परिस्थितियां तय करती हैं कि आपका परिवेश कैसा होगा। बाद में यदि वर्तमान परिस्थिति को देखें तो भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ ज्यादा है। अमेरिका जो कि एक कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी देश है, भारत भी पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है और पूंजीवाद की तरफ बढ़ने का तात्पर्य है कि भारत निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है। निजीकरण से तात्पर्य हमारा ये है, मेरे वो साथी जरा मुझे बताइएगा कितनी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य वर्गों को, अल्पसंख्यक समूहों को आरक्षण देती हैं। वहां पर आपको जॉब तब मिलती है जब आपके अंदर स्किल होता है या आपके चाचा, ताऊ, फूफा उसमें काम कर रहे होते हैं, अन्यथा आपको वहां पर जॉब नहीं मिलती है। यानी कि जब आपके देश में पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो चुका होगा, जो कि समय की मांग भी है, तब आप चाह करके भी आरक्षण नहीं ले पाएंगे
और धीरे धीरे जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, जैसे कि रेलवे सेक्टर और तमाम सेक्टर्स को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, एक वो भी दिन आएगा कि आपके पास सरकारी संस्थाएं बहुत कम देखने को मिलेंगी और जो आरक्षण होगा यह मुद्दा उसी तरीके से मटियामेट हो जाएगा जिस तरीके से धूप निकलने के बाद ठंडी के दिनों में कोहरा मटियामेट हो जाता है। तो हमारे साथियों, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि वे किसान भाइयों से हाथ जोड़ करके विनम्र अनुरोध है कि आप फसल विविधता को अपनाएं। ऐसा नहीं है कि चाचा ने अगर गेहूं बोया तो भतीजा भी गेहूं बोएगा, पापा सरसों ढो रहे थे तो बेटा भी सरसों ढोएगा। अरे जौ बो लीजिए, बाजरा बो लीजिए, फूल की खेती कर लीजिए, बागवानी कृषि में हाथ आजमाइए, यानी कि मेहनत करिए। दाल और चावल, सॉरी गेहूं और चावल की खेती काफी आसानी से की जाती है अन्य फसलों की तुलना में। इसमें बड़ी मात्रा में हमारा भूमिगत जल बर्बाद भी होता है। तो एक स्ट्रेटजी बना करके सरकार को भी चाहिए कि सरकार एक लक्ष्य रखे कि इस राज्य के लोगों से हम ये चीजें खरीदेंगे, मौसम की पूर्व जानकारी ली जाए, किस जगह की मिट्टी में किसका बेहतर उत्पादन किया जा सकता है, इसके लिए आप हमें तकनीकी दें। सरकार से आपकी मांग तकनीक को लेकर के होनी चाहिए। छोटा सा देश इजराइल जो कि अपने खाद्यान्न का उत्पादन भी करता है और निर्यात भी करता है बड़ी मात्रा में, यानी कि उसके पास तकनीक ही है। तो हमें उन देशों से तकनीक की डिमांड करनी चाहिए, अपने सरकार से तकनीक की डिमांड करनी चाहिए, न कि एमएसपी की। बाकी अगर किसी को वीडियो से आहत पहुंचा हो तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आकर के आप अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, परंतु भड़ास निकालते समय शब्दों का चयन सोच समझ के करिएगा, क्योंकि अध्यापक भी एक इंसान है और प्रत्येक कोई भी इन्फ्लुएंसर हो या कोई भी एक वक्ता हो, उसके बोलने के लहजे कैमरे के सामने कुछ और होते हैं, कैमरे के पीछे कुछ और होते हैं। तो आपके कमेंट से जो भड़ास निकलेगी उसमें आप शब्दों की गरिमा का जरूर ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।